हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज कार्डा। सो हम लोग लूसेंट पॉलिटी का चैप्टर वाइज वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने सांसद देखा था, सांसद चैप्टर, इसके क्वेश्चंस को देखे थे। तो उसमें मैंने बताया था कि सांसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिल करके बना है। ठीक है, तो आज हम लोग राज्यसभा पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी लोकसभा, फिर राष्ट्रपति। तो मतलब पूरा सांसद जो बना है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिल करके, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो संसद वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख लीजिए। संसद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इस बुक में दिए हुए हैं, तो वो सब हमने देखा है। ठीक है, तो आज हम लोग राज्यसभा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और हम लोग डेली अभी पॉलिटी और लूसेंट का ही, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक देख रहे हैं अभी। तो पॉलिटी और साइंस जो है, साइंस में बायो देख रहे हैं अभी। तो शाम में बायो का वीडियो आता है 7 बजे 7 PM पे, और लूसेंट पॉलिटी की 9 AM पे वीडियो आती है डेली। तो आप लोग डेली देखा कीजिए। ठीक है, और नए हैं तो पुराने वाले वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। लूसेंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो सांसद जो है, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो संसद के 3 अंग हैं, लेकिन संसद जो है ये 2 सदनों से मिलकर के बना है। सदन 2 सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा जो है इसे ऊपरी सदन कहते हैं और लोकसभा इसे निचली सदन कहते हैं। ठीक है, तो संसद का ऊपरी सदन कौन है? राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा में जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई है वो 250 सीटें निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें हैं, मतलब 245 सदस्य हैं। सॉरी, सीट 250 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 245 हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और 233 जो सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, क्यों? तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है राज्यसभा को? क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। बल्कि राज्यसभा जो है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल, जिसमें हर 2 साल पे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल पे सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है, लेकिन वर्तमान समय में जो सदस्य हैं वो 245 है राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, और ये वैसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान होता है या विशेष अनुभव होता है, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन होता है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों का होता है, संघ शासित क्षेत्रों का होता है, या उपर्युक्त दोनों का होता है, इनमें से किसी का भी नहीं। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो राज्यों और संघ शासित क्षेत्र, इन दोनों का ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो उनके प्रतिनिधि जो है विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल,
संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है वो करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करते हैं, प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है ये किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। जिस राज्य का जितना जनसंख्या होगा उस हिसाब से जो है उसकी सीट निर्धारित की जाती है। जनसंख्या पे निर्भर करता है उनका सीट। ठीक है, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा जिस राज्य का जो राज्यसभा में जिस राज्य से सबसे ज़्यादा सदस्य जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए सीट्स भी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के पास टोटल 31 सीट है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, 31 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? तो समान जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है ये किनको मिला हुआ है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश को कितनी सीटें मिली हुई हैं? 11। मध्य प्रदेश को भी 11 मिली हुई है, तो इन दोनों को समान मिली हुई है 11-11। बिहार और पश्चिम बंगाल इन दोनों को 16 मिली हुई है, 16-16 सीटें। उड़ीसा और राजस्थान इन दोनों को 10-10 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ही उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये तीनों ही जो ऑप्शंस के युग्म हैं इन सबको समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों को मिला है 11-11 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल को 16-16 सीटें और उड़ीसा और राजस्थान को 10-10 सीटें मिली हुई हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो है दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो समान प्रतिनिधित्व देखना किन किन को प्राप्त है। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात इन दोनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इन दोनों को 11-11 सीटें मिली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? बिहार में लोकसभा की जो सीटें दी हुई हैं बिहार को ये 40 हैं और राज्यसभा की 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास है 31, फिर महाराष्ट्र के पास आता है, महाराष्ट्र के पास 19 सीटें हैं और फिर तमिलनाडु है, इसका 18 सीट है। उत्तर प्रदेश के पास 31 सीट है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 30 वर्ष की गई। 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों की। तो राज्यसभा के लिए जो एज निर्धारित है वो 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 साल पे इनके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए 1/3 सदस्य, मतलब जितने सेवानिवृत्त होते हैं उतने नए सदस्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? तो राज्यसभा, मैंने बताया था कि राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि अभी 240 सदस्य हैं, तो इन सब का निर्वाचन एक साथ होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही फिर आते हैं, तो एक साथ इतने सारे लोगों का निर्वाचन नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्यों? किंतु राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती, किंतु ऑप्शंस देखते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती, गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, बिल्कुल सही। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा नियत किया जाता है। तो देखिए, ये जो कथन, इसमें गलत कथन बताना है हमें। तो देखिए, राज्यसभा के यहाँ पे 2/3 सदस्य लिखा है, 2/3 नहीं 1/3 सदस्य। क्या 2/3 नहीं 1/3 सदस्य जो है वो हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये जो कथन है ये गलत है, यहाँ 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताना है। राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, तो ये कथन गलत है। उपराष्ट्रपति जो है वो किसी मतलब कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा के ही सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाएंगे, तो ये कथन भी गलत है। तीसरा जो कथन है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो ये वाला जो कथन है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है, वो ये है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होगा कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, मतलब कहीं से भी कोई भी प्रत्याशी लड़ सकता है लोकसभा के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और लेकिन राज्यसभा का जो प्रत्याशी है सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहाँ से वो प्रत्याशी बन रहा है, मतलब जहाँ से वो प्रत्याशी बन रहा है उसी जगह का वो होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, ये वाला जो कथन है ये सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या कितनी है? तो अगर आप लोगों ने सांसद वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। तो देखिए, कोरम संख्या का मतलब है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा इसका बैठक बुलाया जाएगा, सत्र बुलाया जाएगा, तो उसमें अगर टोटल जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उसके 1/10 सदस्य उपस्थित हैं तो सभा की जा सकती है, ठीक है। तो कोरम उसी को बोलते हैं। तो कोरम संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में पूछ रहा है, राज्यसभा में देखिए कि 250 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो कोरम संख्या का मतलब क्या? 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 25 लोग हो जाएंगे यार। 1/10 का मतलब 250 का 10वां भाग कितना होगा? 25 ही होगा ना। तो 25 निर्धारित की गई है, ठीक है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, दोनों सदन जो है मिलकर के अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य के द्वारा की जाती है, यानी कि जो उस सभा का सदस्य नहीं है। तो राज्यसभा, राज्यसभा की जो अध्यक्षता है ये राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो राज्यसभा के सभापति अगर अनुपस्थित है तो राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करेगा, उपसभापति करेगा। अगर सभापति नहीं है तो उसकी जगह उपसभापति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो उपसभापति का जो निर्वाचन है ये राज्यसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो राज्यसभा का जो सभापति है ये सदन के जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर कभी लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है वो इसका अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है, सभापति नहीं कर सकते, उपसभापति करेंगे। अगर राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है तो फिर दोनों सदनों के सदस्य मिल करके ही उनमें से किसी को चुन लेते हैं वो, लेकिन इतना कंडीशन है। लेकिन पहले जो है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, सभापति कभी भी नहीं करेगा। उपसभापति कर सकते हैं अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तब। तो नहीं इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव है यानी कि हर 2 वर्ष पे 1/3 लोग जो है सदस्य उसके सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही चुने जाते हैं। तो उसकी अधिसूचना जारी कौन करता है, निर्वाचन आयोग जारी करेगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता के द्वारा, लोकसभा सदस्य के द्वारा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, या राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा की जाती है। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, नॉर्मल सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति बने यानी कि जो उपराष्ट्रपति बने पहले वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर जाते हैं। बिल्कुल सही, पहला कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। एकांतिक शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ये शक्ति है। तो ये कौन सी शक्ति है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या अपने सभापति को अपस्थ करना। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है ये आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास इसकी शक्ति है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से भी ज़्यादा अधिक अधिकार प्राप्त है, किस चीज़ के संबंध में। तो वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। इसका जो शक्ति है वो राज्यसभा के पास दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। तो राज्यसभा के पास कौन से अधिकार हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार, आर्टिकल कितना 312, ये हमने देखा, ये तो हम जानते हैं। और जो ये वाला कथन है पहला, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, ये वाला जो अधिकार है ये भी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो एक और बी यानी कि सी जो कथन है उपर्युक्त दोनों, ये दोनों ही जो कथन जिसमें ये बात कही गई है। पहला कथन है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, ये राज्यसभा कर सकता है सिर्फ। आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाने से पहले राज्यसभा
द्वारा उसे राष्ट्रीय महत्व घोषित करने के बाद ही संसद जो है उस विषय पर कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व घोषित करना राज्यसभा का अधिकार है और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करना भी राज्यसभा के पास है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का या विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं इसका राइट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को किस चीज का अधिकार देता है? तो अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, लोकसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे या राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे या फिर संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। तो हम लोगों ने देखा कि राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है संसद को, तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून तभी बनेगा जब राज्यसभा उसे राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तभी। ठीक है, ये हमने देखा था। तो ऐसा नहीं कि आप लोग पहला ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर टिक कर देंगे, पूरा ऑप्शन पढ़ के तभी एग्जाम में टिक किया कीजिए। देखिए यहाँ पे राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा तो करेगी ही, लेकिन ऑप्शन सी भी हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या है कि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा कि जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा ये राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक जो है, धन विधेयक का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक का प्रावधान दिया गया जिसके अनुसार कोई भी विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। ठीक है, तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक रखती है। ठीक है, राज्यसभा क्या करती है, धन विधेयक जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो जब ये राज्यसभा के पास आता है तो राज्यसभा के पास ना तो अधिकार है उसे अस्वीकार करने का, ना ही अधिकार है कि वो ये बोल सके कि इसमें संशोधन करिए। ठीक है, तो राज्यसभा के पास ये दोनों अधिकार नहीं है। राज्यसभा के पास क्या अधिकार है कि वो अगर उन्हें धन विधेयक ठीक नहीं लगता है तो वो मतलब कुछ भी अगर उन्हें त्रुटि लगती है या कुछ भी अगर उन्हें नहीं सही लग रहा है उसमें, तो उनके पास तो ये हक नहीं है कि वो अस्वीकार करेंगे, ना ही ये हक है कि वो बोले कि इसमें संशोधन कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए, ये भी नहीं बोल सकते वो। तो ये क्या कर सकते हैं, ये इस विधेयक को रोक के रख सकते हैं अपने पास। तो इसका भी लिमिट है कि कितने दिन तक रोक के रख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही ये विधेयक पास हो जाएगा, धन विधेयक। लेकिन अगर वो चाहे तो रोक के रख सकते हैं 14 दिन तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप रट्टा मार लीजिएगा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है? 14 दिन तक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके दिमाग में रहना ही रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो मैंने बताया कि 14 दिन तक वो अपने पास रख सकते, इससे ज़्यादा नहीं। 14 दिन के बाद वो स्वतः ही पारित हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे यही पूछ रहा है कि लोकसभा के द्वारा पारित जो धन विधेयक है राज्यसभा द्वारा भी पारित कब मान लिया जाएगा? 14 दिन के समय सीमा के बाद। 14 दिन अगर वो रख लेते हैं उसके बाद वो स्वतः ही मान लिया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के पास तो अधिकार है नहीं कि उसे अस्वीकार करे, तो वो सिर्फ अपने पास 14 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद भी वो पारित हो ही जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन। 14 दिन के अंदर धन विधेयक को वो वापस कर देंगे, या फिर अगर नहीं भी वापस करेंगे तब भी वो पारित हो जाएगा। ठीक है, तो वो वो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 14 दिन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो जैसा कि मैं बार बार क्वेश्चन से बता रही हूँ, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, प्रयुक्त में से कोई भी नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है?
जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई, या ऊपरिक्त दोनों स्थितियों में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसे मतलब ऐसा क्वेश्चन का भाषा ऐसा रखा है ताकि इंसान सोचने में मजबूर हो जाए कि नहीं, राज्यसभा को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति जरूर है जिसमें किया जा सकता है। यहाँ पे वर्ड लगा दिया किस परिस्थिति के अंतर्गत किया जा सकता है, तो कभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य, उन्हें नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति जो है ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और वो ऐसे सदस्य होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे विषयों से संबंधित हैं, या उन्हें विशेष ज्ञान है इसका या विशेष अनुभव है, वैसे लोगों को राष्ट्रपति जो है कुल 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 80 जो है 80, आर्टिकल 80, इसके अंतर्गत राज्यसभा मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाअभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है अध्यक्ष के निर्वाचन में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, या जो भी भंग नहीं होती कभी भी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। देखिए कुछ क्वेश्चन बार बार मतलब पूछे गए हैं, रिपीटेड आ रहे, तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब ये मैं सोचेगा मैम क्या कर रही है, मतलब पढ़ रही है, और फिर क्योंकि बार बार वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बस सिर्फ थोड़ा ऑप्शन में कुछ चेंजेस है, भाषा कुछ चेंज है क्वेश्चन का, तो मैं क्यों आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ फिर से उसी क्वेश्चन को मतलब बता करके। बस सिंपल है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कहीं पे भी आए राज्यसभा भंग किया जा सकता है, परिस्थिति लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस ऑप्शन डी हो, इनमें से कोई भी नहीं, उसको लगा देना। नेक्स्ट है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन का समय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो देखेंगे राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए रोक सकती है, लेकिन अगर कोई सामान्य विधेयक है, धन विधेयक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सामान्य विधेयक की बात हो रही है, तब उसे 6 महीने तक के लिए रोक के रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो सबसे पहली बार किसी फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, वो थे पृथ्वीराज कपूर। कब किया गया था इन्हें? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री? तो अभिनेता तो पृथ्वीराज कपूर थे, अभिनेत्री कौन है? अभिनेत्री है नरगिस दत्त। तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, अगर फिल्मी इंडस्ट्री से आ जाए क्वेश्चन, तो पृथ्वीराज कपूर और नरगिस दत्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देखा जाता है लोकसभा के ही सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो वो सदस्य कौन थे, उनका नाम याद रखेंगे, इंदिरा गांधी जी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य थे ये और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। मतलब क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार
गुजराल और मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो पहली महिला महासचिव जो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बनी वो थी वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी। नेक्स्ट है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ और राज्यसभा का प्रथम बैठक जो हुआ ये 13 मई 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल को गठन हुआ और बैठक पहला 13 मई को हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल को हुआ, 3 अप्रैल 1952 को, और 13 मई 1952 को जो है पहला बैठक हुआ था। तो सेवानिवृत्ति जो है पहले समूह की कब हुई, यानी 1/3 सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति है वो 2 साल बाद होगी, तो 1954 में होगी। तो वो डेट क्या है? 2 अप्रैल 1954, क्योंकि 3 अप्रैल को गठन हुआ था राज्यसभा का और उसी के 2 साल बाद 2 अप्रैल 1954 को पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई 1/3 सदस्यों की। नेक्स्ट है राज्यसभा कब भंग की जाती है? देखिए कैसा क्वेश्चन है, फिर से राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आईएएस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रह संख्या 250 है। हाँ, तो राज्यसभा में जो है संख्या सीटों की संख्या 250 है। भले वर्तमान में भी 245 ही है, लेकिन सीट कितनी दी गई है? 250। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं, से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही, 250 सीट दी गई है जिसमें 238 जो है वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करती है। तो ये दोनों कथन तो सही है। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं। तो ये कथन गलत है। अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन है ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा कर सकती है, इसमें लोकसभा के पास शक्ति नहीं है इसकी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 1 और 2 पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये समाप्त होने का विषय नहीं है, ये समाप्त नहीं होता है। ठीक है, वैसे कार्यकाल तो समाप्त कभी होता ही नहीं है क्योंकि हर 2 वर्ष पे चेंज होते रहते हैं इसके सदस्य। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछे कितने वर्षों का होता है तो ये 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, लेकिन ये समाप्त होने का विषय नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बनाना है। तो पहला जो कथन है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों का, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कथन है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये वाला कथन गलत है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, मतलब कि जिस राज्य से हैं उस राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब होना चाहिए, कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं। अगर है भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे तो उस पद से हट जाएंगे फिर वो। लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है उनका ये वाला जो कंडीशन है, ये जो दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो हमारा जो सही कथन है वो पहला और दूसरा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल राज्यसभा में ये शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। तो ये जो शक्ति है राज्य सूची वाला, ये राज्यसभा के पास है। राज्यसभा जब राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित नहीं करेगा तब तक संसद उस विषय पर कानून नहीं बना सकती है, तो ये वाला कथन सही है। दूसरा है, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, तो ये गलत है। आपात की उद्घोषणा का जो अनुमोदन है इसका संकल्प संसद मिलके, संसद यानी कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित करेंगे तभी होगा। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है।
तो देखेंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन सिर्फ सही था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल 1। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। वित्त विधेयक को 14 दिन तक और सामान्य विधेयक को 6 महीने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद का कोई भी सदन यानी कि राज्यसभा या लोकसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों सदनों में से कोई भी सदन, उसके जो सत्र बुलाए जाते हैं, तो 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है ये 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद कभी नहीं। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा तो भंग होती ही नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लेकिन कितनी बार आ गया है, मतलब कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तभी तो दिया हुआ है ना, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बहुत बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य हुए बिना राज्यसभा का सभापति होता है, उसकी अध्यक्षता कर सकता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा में जो सीटें दी गई हैं उसको मिलाना है। आंध्र प्रदेश के पास 18 सीटें हैं, तो पहला वाला ही हमारा गलत हो गया, सुमेलित नहीं बताना है। आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें हैं, ठीक है। उड़ीसा के पास 10 हैं, तमिलनाडु के पास 18 है, महाराष्ट्र के पास 19 है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि तो वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के प्राधिकरण करने में। तो हमने देखा कि राज्यसभा के पास जो विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है ये किस चीज़ का है कि राज्य सूची के विषय पर अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो पहले राज्यसभा उसको राष्ट्रीय महत्व देगी, तभी बना सकती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। सो गाइज, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमने राज्यसभा के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट डे लोकसभा के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे और वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।